यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी की इस खास कड़ी में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी से। डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, इसके पहले कि मैं डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी से आपकी मुलाकात करवाऊं, बताना चाहूँगा कि डॉक्टर राजकुमारी बंसल जबलपुर की रहने वाली हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में वो एक फॉरेंसिक साइंस में वो डिमॉन्स्ट्रेटर हैं और बहुत अच्छा वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। डॉक्टर अम्बेडकराइट जो डॉक्टर अम्बेडकराइट डॉक्टरों का एसोसिएशन है, उसकी भी सदस्य हैं। और चलिए आज उनके बारे में उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। और एक और परिचय मैं साथ में बताना चाह रहा हूं कि डॉक्टर राजकुमारी बंसल हाथरस के केस से भी जुड़ी रही और उनको पीड़िता के परिवार को हेल्प करने के लिए भी गई। आज उनसे हम डिटेल में बातचीत करेंगे। डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, अपने शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार आप सबको। सर धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। शुरुआती जीवन में ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ही है, तो मेरा पूरा स्कूलिंग ग्वालियर से रहा है। फिर मेरे एमबीबीएस एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर से मैंने एमबीबीएस किया। सन 2000 में मेरा एडमिशन बैच रहा। फिर इसके बाद मैंने आई स्पेशलिटी कंप्लीट किया, ऑप्थेल्मिक डिप्लोमा एमजीएम इंदौर मेडिकल कॉलेज से मैंने कंप्लीट किया 2007 से लेके 2009 के बीच में। इसके बाद मैंने महू में भी वर्क किया है, एज ए आई स्पेशलिस्ट काम किया है मैंने, और प्राइवेट क्लिनिक भी रन किया है इस बीच में। फिर मैंने अपना सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में 2015 से लेके 2018 के बीच में। फिर मैंने सेकंड अपना एमडी फार्मेकोलॉजी कंप्लीट करने के बाद 2018 में मैंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटर का पद ज्वाइन किया एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, जिसको अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और प्रेजेंटली मैं फार्मेकोलॉजी विभाग में भी काम कर रही हूँ, जो मेरा असली स्पेशलिटी थी। वहां पर मैं अटैचमेंट लेकर के वहां वर्क कर रही हूँ अभी। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आप जो शुरुआती आपका जो जीवन है, आपकी पढ़ाई लिखाई, इसमें किसने आपको मदद किया और कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आपको मेडिकल साइंस में जाना है। मैं चाह रहा हूँ कि इस बारे में कुछ बताइए। सर अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी मदर बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल। और पिताजी बहुत छोटी सी जॉब में थे, सरकारी जॉब थी हालांकि, बट लेकिन वो फोर्थ क्लास कर्मचारी के तौर पे काम करते थे। तो शुरू में तो मेरे साथ ऐसी कोई प्रेरणा नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे बचपन में सुनते थे कि अगर बेटा है तो इंजीनियर बनाएंगे या बेटी है तो डॉक्टर बनाएंगे, तो इस तरह से सुनने में मुझे मिलता था। और बाकी मेरा स्कूलिंग दौर हिंदी मीडियम और सरकारी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। तो स्कूलिंग कंप्लीट हो गया, 12th कंप्लीट कर लिया मैंने जब बायोलॉजी से। तो फिर मुझे फिर पता चला कि क्या करना चाहिए बायोलॉजी से आगे आगे कैरियर बनाने के लिए। तो दो ही ऑप्शन थे मेरे सामने, या तो आप बीएससी करिए या फिर है ना कोचिंग करिए मेडिकल लाइन में जाने के लिए, हाँ एंट्रेंस क्लियर करिए। तो तब मेरे दिमाग में था कि बीएससी तो हर लड़की कर लेती है, तो जो कॉमन चीजें हैं तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, तो बीएससी करना तो मेरा फिर उद्देश्य नहीं रहा। फिर जैस कर फिर मैंने पीएमटी में ज्वाइन एडमिशन लेने का मैंने डिसाइड किया कि मुझे, यस, स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद। तो मैंने घर में बताया अपने पिताजी को, तो हालांकि वहां से मुझे एकदम से इतना पॉजिटिव नहीं रिस्पांस मिला। अरे वहाँ मेडिकल में कैसे पढ़ाई करोगी, बहुत महंगी पढ़ाई होती है मेडिकल की, और पूरा इंग्लिश मीडियम में होता है, तुम नहीं कर पाओगी, रहने दो। तो मुझे लगा नहीं मैं करूंगी, और बस मुझे आप इतना हेल्प करो कि मुझे थोड़ा सा कोचिंग करवा दीजिए। तो कोचिंग करवाने के लिए उस टाइम पे नहीं थे पापा के पास पैसे। तब मैंने एश्योर किया था कि यस आप मुझे यहाँ पे हेल्प कर दीजिए, आगे की लाइफ मैं खुद अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि लड़की जब हो जाती है 10th 12th कर लेती है, तो थोड़ी सी शादी की भी तैयारियां शुरू कर देते हैं घर में लोग। तो पापा ने एफडी बना के रखी थी मेरी, एक कोई 5,000 की एफडी थी एक, और एक 10,000 की एफडी थी। इस तरह से दो एफडी थी। तो मैंने बिल्कुल बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे बस यहाँ पे कोचिंग करवा दो, मैं एडमिशन ले लूंगी, फिर उसके बाद मैं शादी तो मैं अपनी खुद कर लूंगी अपने हिसाब से।
मतलब आपको इतना नहीं खर्च करना पड़ेगा शादी के लिए। तब फिर उन्होंने वो हम्म, एफडी तोड़ी मेरे लिए 15,000 की, फिर कोचिंग मुझे एडमिशन मिला और मैं कोचिंग करके जैसे तैसे, और मैंने इस तरह से मेडिकल में आने का रास्ता क्लियर किया। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि जब एक्चुअली में जो मुझे सस्ती से सस्ती कोचिंग भी देखनी थी उस ड्यूरेशन में, क्योंकि पैसे बहुत नहीं थे मेरे पास और घर वालों के पास भी। तो फिर मेरी जो सबसे सस्ती से सस्ती कोचिंग मुझे मिली वो मेरे घर से करीब 8 या 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर थी वो, जब मैं रही थी। और एक क्षेत्र है और दूसरा एरिया था कंपू, कंपू पे जाकर मुझे कोचिंग मिली। तो अब वहां सर टेम्पू से जाने के लिए एक साइड से 5 रुपए लगते थे, 5 रुपए जाने का और 5 रुपए आने का। तो मुझे हम्म, पता था कि पापा ने कोचिंग के लिए तो अरेंज किए हैं और डेली के 10 रुपए तो वो नहीं अरेंज कर पाएंगे, यानी कि महीने के 300 रुपए अगर डेली कोचिंग जाती है तो फिर मैंने सोचा मैं साइकिल से जाया करूंगी। तो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस है मैं साइकिल से जाती थी, वहां पढ़ती थी कोचिंग और साइकिल से मैं वापस आती थी। तो ये शुरुआती सफर मेरा ऐसा रहा मेडिकल में आने से पहले का। अच्छा अच्छा। फिर मेडिकल में आपने एमबीबीएस, आपने जैसा कि बताया है कि आप ग्वालियर से जबल आपने एमबीबीएस किया। नहीं सर, जबलपुर जबलपुर से। यस, मैं जबलपुर से। होस्टलर थी जबलपुर से। एनएससीवी मेडिकल कॉलेज से मुझे यहाँ पर रह के मैंने अपना एमबीबीएस किया। तो जो मुझे फैसिलिटीज मिल सकती थी कि कभी स्कॉलरशिप मिल गया, जैसे बुक्स हैं तो लाइब्रेरी से इशू हो गई बुक्स, इस तरह से मैंने अपना एमबीबीएस का ड्यूरेशन भी किया। और पापा ने यहाँ वहाँ से हम्म, हेल्प लेके, तो इस तरह से हो गया मेरा एमबीबीएस, 4-5 साल का ड्यूरेशन निकल गया। ठीक ठीक ठीक। और भी आपके भाई बहन हैं, वो क्या कर रहे हैं? भाई हैं मेरे, बहन तो नहीं है मेरे। भाई हैं तो वो भी जिस हम्म, तरह पापा पढ़ा सकते थे पढ़ाया, तो जैसे इंजीनियर भी है एक भाई, तो प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा और बाकी हाँ, बाकी भाई हैं कि उन्होंने पढ़ा, किसी ने 12th किया, किसी ने ग्रेजुएशन किया, तो छोटा मोटा प्राइवेट वर्क करते हैं। बस इस तरह से। मतलब अभी अगर मैक्सिमम पढ़ी लिखी बात करूँ तो मैं ही हूँ अपनी फैमिली में, महिला और पुरुषों में दोनों में। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक जी। ठीक। हाँ, तो जबलपुर में आप रहने लगे। इस बीच में आप डॉक्टर अंबेडकर का जो डॉक्टरों का एसोसिएशन है, उससे आप जुड़ी, तो उस संस्था से कैसे जुड़ना हुआ आपका? सर जो इंडियन अम्बेडकर डॉक्टर एसोसिएशन है वो सिर्फ करीब मैं 1-2 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो जब मैं अभी ये मैंने अपना 18 में अपना सेकंड पोस्ट ग्रेड किया, उसके बाद मैंने देखा कि जो सराउंडिंग में जो माहौल है दिन ब दिन इतना खराब होता जा रहा है। और अगर बात की जाए तो जातिगत तौर पे ये बहुत देश में काफी माहौल खराब हो रहा था। तो फिर मैं देखने लगी कि कौन किससे कनेक्ट होना चाहिए, लोगों से आपको यूनिटी में बना के रख रहना चाहिए। तो जब मैं सर्च करने लगी तो मुझे एक मौका मिला और आईएडीएफ से जुड़ने का, तो फिर मैंने बोला कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो वहाँ मुझे पिछले 1-2 साल से मैं कनेक्टेड हूँ उनसे। जी यस। जी। मैं बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा वाले डॉक्टरों का जो समूह है वो सोशल वर्क में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी। डॉक्टर जटोलिया जो इसके प्रेसिडेंट हैं, हम जी। उनका भी इस एपिसोड में एक इंटरव्यू ले चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो एक बहुत प्रेरणा की बात है कि एक जो है वो अम्बेडकर के और समाज में बैक टू सोसाइटी का जो काम किया जा रहा है, बहुत बहुत सराहनीय बात है। और आपसे मैं एक खास मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहा हूं कि जिसके कारण आप चर्चित हुई पिछले दिनों, हाथरस केस के बारे में। तो आप ये बताइए कि ये घटना घटी और काफी इस बीच में 15 दिन जो लगा अपने शहर में चलता रहा, फिर वो दिल्ली गई, तो इस बीच में सूचनाएं आपको मिलती रही होंगी। और कैसे आपको महसूस हुआ कि आपको हेल्प करने के लिए जाना चाहिए उस परिवार के पास में? कैसे आपने प्लान किया? सर जैसा कि मैं बता रही हूँ कि पिछले कुछ सालों से मैं देश विदेश की खबरों के लिए कभी भी न्यूज़ चैनल और अखबारों में मैं बिल्कुल निर्भर नहीं रहती। तो मैं केवल सोशल मीडिया यूज करती हूँ। जो भी फ्रीलांस रिपोर्टर्स हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ कोई भी खबर को जानने के लिए। तो मैं सोशल हम्म, मीडिया में काफी एक्टिव रहती थी। तभी मुझे पता चला था ये 14 सितंबर को इस तरह से कोई हाथरस में केस हुआ है। और इस तरह से बहुत ब्रूटल केस था वो, कि बिल्कुल इंसानियत के तो जो
केस हुआ रेप का वो तो हुआ ही, लेकिन साथ में जिस तरह से बॉडी को इसके हैम्पर्ड किया गया विक्टिम की, तो वो बहुत बुरा दर्दनाक लग रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद जब 29 तारीख को सर पता चला कि वो विक्टिम थे, वो सरवाइव नहीं कर सकी और डेथ हो गई उसकी, तो वहां तक ये था कि चलो वहां तक भी हम लोगों को भी आदत पड़ गई है, हम लोग भी इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि कोई भी केस होता है हम लोग खबरों की जैसे उसको पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। फिर 29 तारीख की रात में जो अंतिम संस्कार का जो क्रियाक्रम किया गया था, खासतौर से सिस्टम या पुलिस कर्मियों के द्वारा, वहां के शासन प्रशासन के द्वारा, वो और एक कदम और आगे बढ़ के किया, क्योंकि जो आरोपियों ने गलत किया तो किया, लेकिन सिस्टम भी इस तरह से उसको लिपापोती करने की कोशिश कर रहा था। तो ये बात मुझे पता चली 30 तारीख की सुबह, मुझे पता चली, जो भी मेरे लोग हैं पहचान के, तो वो बता रहे थे कि हाथरस केस में ऐसा हो गया, परिवारजनों को बंदी कर बना करके और उनकी अनुपस्थिति में जबरदस्ती रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं जो सोशली काफी एक्टिव है, उन्होंने बताया, जैसे ग्वालियर में भी है मेरा ग्रुप, तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, आप लोग भी कुछ करो राजकुमारी। तो मैंने कहा हाँ कर रहे हैं। तो फिर हमने इस तरह से प्रयास किया कि हम यहाँ पर कैंडल मार्च और ज्ञापन वाला स्टार्ट कर दिया था हमने 30 तारीख से, तो यहाँ में हमने किया। फिर हमने देखा सर 30 तारीख हो गई, 1 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई, 3 तारीख तक, इनफैक्ट इन 3 दिनों में तो मैं फॉलो कर रही थी हाथरस केस को, कि जब एडवोकेट सीमा कुसुमा मैडम आई उनको भी नहीं मिलने दिया गया, कुछ नेता आए थे जो विपक्षी दल के, उनको नहीं मिलने दिया गया था, मीडिया को परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है, परिवार कैसा है, क्या है परिवार, क्या बोलना चाह रहा है, देश को क्या बताना चाह रहा है, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था। तो परिवार को भी नजरबंद कर दिया गया था। तो अब मेरे लिए ये बहुत ही असहनीय स्थिति हो गई थी कि सर कि हम लोग पिछले काफी टाइम से, अगर पिछला रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो कठुआ केस मुझे याद था, उन्नाव केस मुझे याद था, कि हम लोग बस केवल खबरें देखते हैं और ये हमेशा आरोपियों के समर्थन में ये लोग उतर आते हैं और आरोपियों के समर्थन में ये लोग इतना पंचायतें करते हैं या तिरंगा यात्रा निकालते हैं। इस तरह का एक माहौल बन गया था देश में। तो फिर मुझे लगा कि ये इतने संवेदनहीन लोग हैं, ये लोग जिनसे हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने भी मोमबत्तियां जला लीजिए, आप कितने भी ज्ञापन दे दीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं, हम लोगों को घर से भी निकलना चाहिए और हम लोगों को और एक कदम बढ़ करके अपनी जिम्मेदारी आगे लेनी चाहिए। ये सोच के बस मुझे लगा कि मैं खुद जाऊंगी परिजनों से मिलने के लिए। और मेरे दिमाग में दूसरी पिक्चर ये थी, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, पीड़ित परिवार में, जैसा कि मुझे दिख रहा था, जो अभी सोशल मीडिया में जितना मैं देख चुकी थी कि गरीब है, तो अब इतने सदमे की स्थिति में 1 आध महीने तक काम पर भी नहीं जा पाएगा। तो मुझे लगा कि चलो जाऊंगी, मैं अपने आर्थिक मदद भी करके आऊंगी, कम से कम वो आर्थिक मदद हो जाएगी, तो आगे के लिए वो और प्रयास करेंगे। ये सोच के मैं निकल पड़ी, क्योंकि सर मेरे पास ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं था जिसके द्वारा मैं पीड़ित परिजन से मैं बात कर लूं या यहाँ से ही मैं कुछ अमाउंट में उनको डिपॉजिट कर दूं। ये मेरे पास कुछ था ही नहीं वहाँ कॉन्टेक्ट अप्रोच करने के लिए। ये था सर मेरे पीछे का उद्देश्य। ठीक, तो आप वहां गए और उसके बाद में आपने किन से आपका संपर्क हुआ, उस परिवार के किन सदस्यों से संपर्क हुआ और किस प्रकार से आप हेल्प करने की आपने कोशिश किया, इसके बारे में कुछ बताइए। सर मैंने 3 तारीख तक यहाँ वेट किया। 3 तारीख की दोपहर में मैं 2 बजे तक यहाँ पर थी। तब तक ये था कि नहीं अलाउ किया था, परिवार हमें देखने को नहीं मिला था पिछले 3 दिन से। तो अब फिर मैंने निकलने का डिसाइड किया, मेरी 2:30 बजे करीब ट्रेन थी, तो मैं यहाँ से ट्रेन से निकली मैं, और मैं पहुंची 4 तारीख को वहां पर हाथरस पहुंची करीब 11 साढ़े 11 के अराउंड। तब वहां जाके मुझे पता चला कि अब अलाउ कर दिया है, मीडिया और लोग भी मिलना जुलना स्टार्ट हो गए हैं, डेलीगेशन आ रहे थे, मिल रहे थे। तो इस तरह से मैं वहां जब पहुंची तो मेरा भी उद्देश्य था कि मैं भी परिवार से मिलकर आऊंगी और जो मदद होगी वो करके आऊंगी। तो मैं परिवार से करीब 2 बजे के आसपास मुझे मिलने का मौका मिला। इससे पहले जब मैं पहुंची थी 11:30 तक, तो वहां एसआईटी की टीम थी। तो वहां पे पता चला कि जब तक टीम नहीं चली जाती है एसआईटी की, तब तक किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा परिवारजनों से। तो मैं वेट कर रही थी वहां पे बाहर खड़े होके। तो फिर जब 2 बजे अराउंड मुझे मिलने का मौका मिला परिवारजनों से, तो मैं मिली, मैंने अपनी बात बताई, मैंने अपने बारे में बताया मैं कौन हूं मैं, और मैं लोगों की मुझे बहुत चिंता हो रही थी, मैं आप लोगों को बस देखना चाह रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं उन्नाव केस की जैसे कहीं इस परिवार को गायब ना करवा दें, कुछ करवा ना दे। तो मुझे लग रहा था कि मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आऊंगी आप लोग। उसने मैंने अपने बारे में सब बताया, तो उनको भी लगा कि अकेली महिला इतनी दूर से आई है और वो भी छुट्टी लेकर हमारे लिए आई है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा मेरे उसी को, और हमारे समाज में कितनी महिलाएं या पुरुष हैं जो इस तरह से निस्वार्थ भाव से बिना किसी संगठन के अकेले आते हैं लोगों की मदद के लिए। तो फिर उन्होंने फिर मुझे रिक्वेस्ट किया कि बेटा अगर हो सके तो आप 1-2 दिन रुक जाओ, हम आपके आने से हमें बहुत हिम्मत बढ़ गई।
तो मैंने बताया कि बिल्कुल बिल्कुल मैं रुक जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपना परिचय दिया था कि मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं फॉरेंसिक में भी मैंने वर्क किया है, तो मेरी फॉरेंसिक एक्सपर्टीज भी है, तो मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूंगी। तो इस तरह से फिर ठीक उन्होंने रोक लिया, तो मैं रुकना हो गया मेरा वहां पर। ठीक ठीक। तो क्या आपको कुछ उनके डॉक्यूमेंट देखने मिले जो रेप केस से संबंधित थे, या पीएम रिपोर्ट कुछ आपको देखने मिला क्या इस बीच में? मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ मेडिकली जो कुछ कागजात उनको उनके पास उपलब्ध थे या कि नहीं थे? नहीं सर, मैंने मांगे तो मैंने काफी कुछ कागज मांगे थे, कि मैं देखना चाह रही थी कि ट्रीटमेंट सीट क्या थी उन ड्यूरेशन में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या थी, डेथ हम्म। सर्टिफिकेट क्या था, एमएलसी रिपोर्ट क्या थी। मैंने काफी कुछ कागज मांगने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने बोला कि मैडम हमारे पास दीदी कुछ भी कागज नहीं है, हमें कुछ भी नहीं दिया गया है दीदी। ओहो, जी जी। तो डॉक्टर राजकुमारी जी, अभी इस बीच में ये हुआ कि अचानक आपके नाम से सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जो मीडिया जो टीवी चैनल हैं, खासतौर पर जो मनोवादी टीवी चैनल कह सकते हैं, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया अपने आप को मानते हैं, वो लोग जो है नक्सली कह करके संबोधित करने लगे। मुझे लगता है, जो मैं महसूस करता रहा और मैंने आपसे बात भी किया, कि काफी आपको मानसिक पीड़ा भी हुई। तो ये आपको क्या लगता है, क्यों इन लोगों ने इस तरह से आपके साथ में किया कि नक्सल भाभी के नाम से आपको संबोधित करने की कोशिश की गई? सर इसका जवाब तो मैं आज तक अभी भी मांग रही हूँ। मैं अभी भी मैं जैसे अपने एडवोकेट के थ्रू मैंने नोटिस भी मैंने भेजे हैं कि आपने अगर इस तरह से मेरे को डिफेम करने की कोशिश की गई है, तो आपके पास सोर्स हम्म। ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थे, क्या सबूत थे मेरे खिलाफ। तो मैं अभी भी जवाब मांग रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों टारगेट किया गया था। सर मैं 6 तारीख को वहां से निकली हाथरस से, 7 को मैं वापस आ गई। मैं अपने रूटीन हम्म। में अपनी ड्यूटीज में मैं बिजी हो गई। 7, 8, 9 ये 3 दिन का मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या मेरे लिए साजिश की जा रही है। और 10 तारीख को मुझे पता हम्म। चला कि अचानक से न्यूज़ चैनल और ये इनके सोशल मीडिया पर मेरे नाम को, मेरे फोटो को लेके कुछ भी खबरें चलाई जा रही हैं। तो मैं खुद नहीं पता कि ऐसा मैं कुछ गलत काम करके नहीं आई हूँ। मैं तो व्यक्तिगत मेरा निर्णय था, और मैं परिवार से मिलने गई और मदद करने गई, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया था। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया इन लोगों ने। जी। ये घटना जो है, आप जो हाथरस वाली खासतौर पर जो घटना है, वो एक प्रकार से मिसाल है। और हम लोग जो वंचित वर्ग से आते हैं, जो वंचित वर्ग के पक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं, वो काफी आपकी तारीफें कर रहे हैं। और आप एक मिसाल के तौर पर आपने एक बात में आपने एक बहुत बड़ा काम किया। हालांकि एक कट्टरवादी जो लोग हैं, जो जिन्होंने राष्ट्रवाद का जो आवरण पहना हुआ है, वो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुई है, ऐसे बहुत लोगों के साथ भी घटना हुई। बहुत सारे बुद्धिजीवी जो है नक्सली के नाम से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, और भी टॉर्चर्स लगातार किए जाते हैं। तो आपने अपना एक बहुमूल्य वक्त निकाला हमारे इस एपिसोड में बातचीत करने के लिए। इसका मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जाते जाते मैं एक प्रश्न आपसे और लेना चाह रहा हूं, वो ये कि आप जबलपुर में रहती हैं, और जबलपुर के काफ़ी साथी जो है उनके आप संपर्क में हैं, इस तरह की आप सामाजिक गतिविधियां भी करती रहती हैं। तो अपनी कुछ गतिविधियों के बारे में बताएं, पहला प्रश्न है। और साथ साथ दूसरा प्रश्न ये है कि जो लोग इस तरह से काम करना चाहते हैं, जैसा कि आपने किया, आपने जिस प्रकार से यहाँ तक पहुंची हैं, तो वो जो लोग इस तरह से करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपके संदेश हैं? मैं चाहता हूं कि इन दोनों प्रश्न। जी सर, ये जैसा कि आपका पहला सवाल है कि मैं अपनी गतिविधियों के बारे में बताऊं, तो सर मैंने अभी तक की अपनी लाइफ में यही सीखा कि पहले आप खुद बड़े बनिए, और फिर आप दूसरों के लिए आगे आइए मदद करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2-3 साल अगर निकाल दिए जाए मेरे लास्ट के, उससे पहले मैं अपनी पढ़ाई, अपने कैरियर में ही फोकस थी। तो तब मैं इतना एक्टिव नहीं थी कि क्या क्या हो रहा है हमारे लोगों के बीच में, सोसाइटी में क्या हो रहा है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जैसे ही मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, मैं जॉब में आई, तो मैं बिल्कुल जमीनी स्तर पर आकर के मैं काम करने लगी। तो गतिविधि अगर मेरे पिछले 2-3 साल का अगर मैं उठा के देखूं, तो वैसे तो मैं, चूंकि आपको पता है मैं मेडिकल लाइन से हूँ, तो शुरू से स्वास्थ्य के मामले में लोगों की जागरूकता के लिए, शिक्षा के लिए, कि अपने
एमबीबीएस टाइम में भी मैं अपने मतलब बीपीटी के बच्चों को, नर्सिंग के बच्चों को पढ़ाती थी। अपने क्लिनिक में भी मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाती रहती थी, अभी भी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये सब चीजें अनकाउंटेबल है कि मैं जहां भी मौका मिलता है मैं करती रहती हूँ हेल्प लोगों की। और पिछले 2-3 साल से है कि जब भी मुझे एवरी संडे लगभग, अगर लॉकडाउन का पीरियड निकाल दिया जाए, लॉकडाउन से पहले लगभग मैं कोशिश करती थी, अपने आसपास के स्लम में जाती थी, वहां पर हेल्प क्या हो सकती है, क्या परेशानी है, हम लोग क्या मदद कर सकते हैं। अपने आसपास के स्लम में जाती थी, आसपास के गांव में जाती थी, महिला जागरूकता के लिए बात करती थी, अंधविश्वास को खत्म करने के लिए बात करते, अपना नशा मुक्ति के लिए हम लोग काउंसलिंग सेशन अरेंज करती रहती, मैं बात करती थी, बच्चों की एजुकेशन के लिए स्टेशनरी वितरित करना, उनकी जगह कोई जरूरतमंद बच्चा है उनकी फीस में हेल्प करना, इस तरह के छोटे छोटे काम मैं पिछले 2-3 सालों से तो काफी कर रही हूँ। और मेरे पास काफी कॉन्टेक्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं कि मैडम हमें यहाँ पे हेल्प चाहिए, आपकी इस तरह से हेल्प चाहिए, तो मैं बिल्कुल आती हूँ उनको हेल्प करने के लिए। तो ये मेरी गतिविधियां हैं जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी रखती बहुत हूँ मैं, बढ़िया। कुछ काफी टाइम तक है कि मुझे लग नहीं रहा था कि रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। आगे से मैं ये भी हम्म। सोचूंगी कि रिकॉर्ड होना चाहिए हर नहीं, चीज का। जरूरी बिल्कुल, है क्योंकि जैसे रिकॉर्ड भी रखना यस, जरूरी क्योंकि है। मैं हाँ। जैसे मान लो मैं अपने ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन है, उनको मैं मदद कर रही हूँ, उनकी मैं क्लासेस ले रही हूँ, अगर उन बच्चों ने मेरी हेल्प से टॉप किया है अपनी क्लास में, तो मैंने कभी रिकॉर्ड भी नहीं रखा कि और बताया जाए। इस तरह से मैं करती रहती थी ये सारे काम। और बाकी हमारी भूमिका सर ऐसी रहनी चाहिए कि जैसे कि मैंने बाबा साहब को बहुत बचपन में पढ़ा है और बाबा साहब को हमेशा फॉलो करते आई हूँ कि केवल आप शिक्षित हो रहे हो तो केवल अपने तक ही नहीं आपकी शिक्षा रखिए, आप अपना जॉब कर रहे हो इट्स ओके, लेकिन आप अगर आपकी एजुकेशन की से आपके लोगों का, आपके समाज का भला हो रहा है तो आपको साइड बाय वो भी आपको देखना पड़ेगा, वहां पर भी आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इसके लिए आप जितना भी टाइम मैनेज कर सकते हैं, हफ्ते में 1 घंटे मैनेज करिए या संडे के संडे मैनेज करिए या महीने में 1 संडे दीजिए, लेकिन अपने लोगों के बीच में जरूर जाइए, उनको जरूर टच में रखिए। आप इतना गैप बना लेते हैं, जो एक पढ़ा लिखा वर्ग एक आगे निकल जाता है, और जो हमारा स्लम वाला एरिया है, मैंने देखा है वहां पर 90% या मोर देन नहीं 95% बात की जाए तो SC ST OBC वर्ग ही मिला मुझे वहां पर। तो हम लोग वहां पे बिल्कुल झांकना भूल जाते हैं, कभी जाते नहीं है वहां पे, हम लोग सोचते हैं अरे ये लोग तो ऐसे ही है लोग, लेकिन हम लोग जब तक हाथ नहीं बढ़ाएंगे वो लोग कैसे प्रयास करेंगे, वो कैसे आपकी कॉपी करेंगे कि हमें भी शिक्षा से अपना बिल्कुल जीवन सुधारना है। तो ये मेरा सुझाव है कि लोगों को आगे बढ़ के भी पीछे भी देखते रहना चाहिए। हम्म। और जो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश है, जो बहुत सर गरीबी हालत में हैं, और कई लोग जो हैं ये बोलते हैं कि पैसे नहीं है इसीलिए हम पढ़ नहीं पाए, हमारे पास सुविधा नहीं है इसीलिए हम पढ़ नहीं पाए, कई लोग इस तरह की बात करते हैं, और लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि काफी गरीबी हालत से आप आगे निकले हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपके? उनके लिए तो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि गरीबी या कोई भी मजबूरी आपको आपके टारगेट तक, जो भी आपने उद्देश्य सोच के रखा है लाइफ में, उसको पहुंचने के लिए नहीं रोकती। हो सकता है आपका संघर्ष का दौर काफी थोड़ा ज्यादा हो सकता है कि आप इतना कंफर्टेबल जोन में रह के नहीं टारगेट अचीव कर रहे हो, लेकिन अगर आपके मन में बिल्कुल ठान के रखिए कि मुझे अगर मान लो IAS बनना ही है, मुझे डॉक्टर बनना ही है, तो आपको आप प्रयास करते रहिए, आपको आपको मदद करने वाले लोग भी आपके आसपास मिल जाएंगे, लेकिन आप प्रयास तो करते रहिए। कोई ना कोई आपको देख रहा होता है कि नहीं ये वाकई में इतना दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बनना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैंने तो यही हम्म। मैंने महसूस किया है सर, क्योंकि जी अगर जी, मैं बहुत। सोच के बैठती मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, तो मैं भी 10th 12th करके शादी करके किसी गांव में जाके बस जाती हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता ना। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा राजकुमारी बंसल जी, आपसे बातचीत हुई। आप बहुत सारी प्रेरणा आपकी बातचीत से मिलेगी, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बिजी शेड्यूल से अपना एक समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और अगली बार फिर कुछ विषयों को लेकर के आपके साथ बातचीत करेंगे। और मैं अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस एपिसोड से परिचित कराइए। और अगली बार हम फिर इस किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार, जय भीम। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, थैंक यू। जी, वेलकम।